नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। मेरठ में एनकाउंटर हुआ है जहां 50,000 के इनामी संदीप सम्राट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ मेरठ यूनिट और मेरठ पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से सम्राट नाम का ये बदमाश जख्मी भी हुआ है। पिस्टल और लूटी गई मोटरसाइकिल इससे मिली है। मेरठ के मवाना इलाके में गिरफ्तारी हुई। मथुरा के सदर बाजार से इसने बैंक लूट की थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मेरठ में एनकाउंटर के बाद 50,000 के इनामी संदीप सम्राट को धर दबोचा गया है। निखिल अग्रवाल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निखिल, किस तरह से मुठभेड़ हुई? देखिए अपर्णा, ये चेकिंग चल रही थी देर रात और वहीं एसटीएफ की टीम भी मौजूद थी। जैसे ही बाइक सवार बदमाश ये भागने की कोशिश किए, तभी जब पुलिस ने इनका पीछा किया तो उन्होंने पुलिस पर जवाबी फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग में बदमाश को गोली लग गई। जब शिनाख्त हुई तो पता चला कि ये तो कुख्यात बदमाश संदीप सम्राट है, जिस पर 2 दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज है। और सबसे बड़ा मामला वो था जब मथुरा में इसने सदर बाजार इलाके से बैंक लूटी थी। बैंक में 21 लाख रुपए इसने लूटे थे। तो तब से ही पुलिस इस पे इसकी तलाश कर रही है और इसको 50,000 रुपए का रिवॉर्ड भी रखा गया था। एसटीएफ पिछले काफी समय से इसके पीछे लगी थी और आज मेरठ में इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका उपचार के लिए इसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इसका जो एक साथी है वो फरार हो गया और इसके पास से एक मोटरसाइकिल और कुछ अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। एसटीएफ के लिए एक बड़ी सफलता है, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश में पुलिस बदमाशों की छानबीन कर रही है, तलाश कर रही है और जो भी मिल रहा है उन्हें धर दबोच रही है, तो एक बड़ी सफलता ये मानी जा रही है। जी निखिल, आप बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर पर भी आपसे जानकारी हासिल करेंगे। तो तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। संदीप सम्राट नाम का ये बदमाश, जिस पर 50,000 का इनाम था, वो पकड़ा गया है। एक और बड़ी खबर मेरठ से ही आपको बता रहे हैं। वेस्टर्न यूपी के कुख्यात वाहन चोर से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली लगने के बाद राहुल काला को गिरफ्तार किया गया है। थाना परतापुर क्षेत्र के खरकोदा रोड पर यह मुठभेड़ हुई है। इस बदमाश पर यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली में 1.5 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। तो टॉप 10 बदमाशों की सूची में था राहुल काला का नाम। घायल हिस्ट्री शीटर से अवैध हथियार और मोटरसाइकिल भी मिली है। निखिल जुड़े हुए हैं लगातार हमारे साथ। निखिल, जरा इस मुठभेड़ के बारे में बताएं। आपको बता दूं कि राहुल काला जो है वो वेस्ट यूपी का एक कुख्यात वाहन चोर है, जिसने कई लग्जरी गाड़ियां और वाहनों को ठिकाने लगा दिया है। पिछले कई दशकों से मोतीगंज वाहन चोरी का एक बड़ा अड्डा बना हुआ है, जहां वाहन काटे जाते हैं और मेरठ ही नहीं बल्कि वेस्ट यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली के वाहन लाकर यहाँ काटे जाते हैं। तो राहुल काला इस दुनिया का एक बड़ा नाम है और इसको आज मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पे 18 से अधिक मुकदमे हैं जो दिल्ली, हरियाणा और दूसरे जिलों में भी हैं। और मैं आपको बता दूं कि राहुल काला हिस्ट्री शीटर है मेरठ के सदर बाजार थाना क्षेत्र का, जिसको टॉप 10 अपराधियों की सूची में भी शामिल किया गया है। उसको देर रात पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है और मेरठ के थाना परतापुर पुलिस ने यह मुठभेड़ की है। खरखौदा रोड पर यह मुठभेड़ हुई थी, जहां राहुल काला को घायल कर दिया गया है। पुलिस की गोली लगने से वो घायल हुआ है और उसे गिरफ्तार करके अस्पताल भेज दिया गया है। तो बड़ी कामयाबी निखिल अग्रवाल, इससे पूरी जानकारी के तो बड़ी कामयाबी पुलिस को यहां मिली है। वहीं नोएडा के थाना कास्ता इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश जख्मी हुआ है, जबकि दूसरा बदमाश भाग निकला, लेकिन पुलिस की सख्ती से नहीं बच पाया और फिर दूसरे बदमाश को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस से पहले मुठभेड़ होती है जिसमें एक बदमाश घायल होता है, वो पकड़ा जाता है, जबकि उसका साथी वहां से भाग निकलता है। लेकिन पुलिस की छानबीन में कुछ ही देर बाद पुलिस दूसरे को भी पकड़ लेती है। तो थाना कासना की पुलिस से चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। उसका नाम देव प्रकाश उर्फ देवा है, संभल का रहने वाला है। उसके विरुद्ध कई मुकदमे पहले से पंजीकृत है। उसका दूसरा साथी भी प्रमोद पकड़ा गया है, वो भी संभल का रहने वाला है। चोरी की बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद हुआ है। बात गाजियाबाद की, जहां बदमाशों ने देर रात पत्रकार विक्रम जोशी को गोली मार दी। विक्रम के सिर में गोली लगी। वो गंभीर हालत में यशोदा अस्पताल में भर्ती कराए गए। पत्रकार ने अपनी भांजी के लिए शिकायत दी थी कि वो उस भांजी के साथ छेड़छानी हुई है। आरोप है कि पुलिस ने ना कोई कार्रवाई की और ना ही किसी को गिरफ्तार भी किया। तहरीर देने से नाराज बदमाशों ने पत्रकार को गोली मार दी। पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई कर रही है।
में आया है। इनका जो इन्होंने जो परिजन है उन्होंने कुछ पुलिस को सूचनाएं दी हैं। जो लोग हैं जिनके बारे में बता रहे हैं कि इन्होंने जो है ये घटना इनके साथ कारित की है। अभी इतना इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, टीमें मेरे द्वारा अभी लगा दी गई है और हम जल्दी उनकी धरपकड़ कर लेंगे। सर, इससे पहले ये चिकित्साधीन है। वहीं कानपुर के 10 थाना क्षेत्रों में प्रशासन ने संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। कल रात 10 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन को लागू कर दिया गया। यह अगले आदेश तक लागू रहेगा। खबर है कि बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। तो कानपुर के 10 थाना क्षेत्रों में संपूर्ण लॉकडाउन को लागू कर दिया गया है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कल ही कानपुर में ही एक अस्पताल के 2 डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और इसीलिए बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए 10 थाना क्षेत्रों में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं गोरखपुर के 2 थाना क्षेत्रों में भी संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। गोरखनाथ शाहपुर थाना क्षेत्र में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। आज से 27 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। 10 प्राइवेट अस्पतालों को L2 अस्पताल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। तो गोरखपुर से आपको बता रहे हैं, जहां गोरखपुर के 2 इलाकों में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। आज से लेकर 27 जुलाई तक ये संपूर्ण लॉकडाउन की व्यवस्था रहेगी और गोरखपुर में 10 प्राइवेट अस्पताल ऐसे हैं जिन्हें कोरोना के लिए L2 हॉस्पिटल बनाया गया है। L2 अस्पताल बनाने के निर्देश दिए गए हैं 10 प्राइवेट अस्पतालों को। और बता दें आपको कि जो कोविड सेंटर्स बनाए जाते हैं, जो कोरोना के लिए अस्पताल असाइन किए जाते हैं, उन्हें कैटेगराइज किया जाता है। जो कोरोना के ज़्यादा क्रिटिकल मामले होते हैं उन्हें L4 और जिनमें मामूली लक्षण वाले मामले होते हैं उन्हें L2 अस्पताल बनाने के निर्देश दिए जाते हैं। वहीं वाराणसी के कबीर चौक इलाके में पुलिस ने मास्क न लगाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान ऐसे युवक की पिटाई कर दी गई जो मुंह में मास्क लगाकर स्कूटी से सफर करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान पुलिस से बातचीत होती हुई नजर आ रही है। साथ में पुलिस डंडे भांजते हुए भी दिखाई दे रही है। पुलिस पर आरोप है कि चेहरे पर मास्क के बदले गमछा बांधने से पुलिस वाले नाराज थे। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, स्कूटी सवार ने अपने चेहरे पर मास्क के बजाय गमछा बांधा हुआ है। लेकिन यहां यह आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस वाले इस बात से नाराज थे कि स्कूटी सवार ने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ और गमछा कैसे बांधा हुआ है, जबकि ये निर्देश है कि चेहरे पर मास्क ना भी हो लेकिन कपड़े से, गमछे से या दुपट्टे से महिलाओं के लिए मास्क चेहरा ढका हुआ होना चाहिए। यूपी सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने शर्तों के साथ होम आइसोलेशन को मंजूरी दे दी है। अब सरकार के तय प्रोटोकॉल के तहत लोग घरों में ही आइसोलेट हो सकते हैं। अब तक कोरोना की पुष्टि होने के बाद लोगों को कोविड अस्पतालों में जाना पड़ता था, लेकिन अब लोगों को घरों में आइसोलेट होने की छूट सरकार ने दी है ताकि लोग इस बीमारी को छिपाने से बचें और लोगों को संक्रमित होने से भी बचाएं। इसके साथ ही लखनऊ, कानपुर नगर, बस्ती, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, बलिया, झांसी, मुरादाबाद, वाराणसी में विशेष टीमें जाएंगी। सरकार ने इसके लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है जिसमें बताया गया है कि इसको होम क्वारंटीन की अनुमति दी जाएगी। बिना लक्षण वाले मरीज जिनके घर में अलग से जगह हो, देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति हो, कोरोना के लिए जरूरी दवा लेनी होगी, घर के सदस्यों की दूरी बनानी होगी, नजदीकी अस्पताल के संपर्क में रहना होगा। हम लोगों ने देखा है कि थोड़ा होम क्वारंटीन, होम आइसोलेशन देने में थोड़ा ठीक होगा, तो इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने के बाद उनका अनुमति मिला है और उससे संबंधित गाइडलाइन जो हमको स्वास्थ्य मंत्रालय से मिला है दिल्ली से, वो उसका अनुराग करने के बाद उसको हम लोग गाइडलाइन को जारी कर देंगे। सर, अलग अलग राज्यों में होम आइसोलेशन की जो व्यवस्था है वो चल रही है, क्या दिल्ली से ही मिलते जुलती कुछ गाइडलाइंस यूपी की भी होंगी जिसको स्टडी कर रहे हैं आप लोग? हाँ, ये तो हमारा केंद्रीय मंत्रालय ने दिया ही है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने, उसी को हम लोग अपने यूपी के अनुसार बना लेंगे। कुछ ही चीज़ें हैं जो उसमें बदलने लायक है, बाकी सब उसमें वैसे ही है। इसमें 80% मान के चलिए, 85% मान के चलिए, ये सब एसिम्प्टोमेटिक है। ये 10 दिन के बाद अपने वापस घर चले जाएंगे, तो बहुत सारा लोड हमारा हॉस्पिटल पर कम हो जाएगा।
वहीं दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सोमवार से स्वदेशी वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। इसके नाम को कोवैक्सीन दिया गया है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि फेज 1 में 375 लोगों पर देश भर में ट्रायल होगा। दूसरे चरण में 750 लोगों पर ट्रायल होगा, जिसमें हिस्सा लेने के लिए काफी लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 18 से 55 साल तक के स्वस्थ लोगों को ट्रायल के लिए चुना जाएगा। जब लोग रजिस्टर करते हैं उसके बाद उनकी असेसमेंट होती है। फॉर फेज 1 इट हैज़ टू बी डन इन हेल्दी पीपल बिटवीन द एज ऑफ 18 एंड 55 ईयर्स। तो 18 साल से 55 साल की उम्र में जो हेल्दी हैं, जिनको कोई कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ऐसी कोई क्रॉनिक इलनेस नहीं है। थोड़ा ब्लड टेस्ट करके ये भी देखते हैं कि अंडरलाइन कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे हेपेटाइटिस है या और कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जो मिस हो रही है। और अगर वो फिट होते हैं तो फिर इनको वॉलंटियर्स को हम मानते हैं कि ये हम वैक्सीन में फेज 1 में इनरोल कर सकते हैं। टोटल सैंपल जो इनिशियली है ट्रायल का सारे सेंटर्स को मिला के वो 1125 हेल्दी वॉलंटियर्स का है, जिसमें से 375 जो है वो फेज 1 में स्टडी किए जाएंगे। एम्स दिल्ली में 100 हेल्दी वॉलंटियर्स रिक्रूट की जाएंगे और फेज़ 2 में जब हम आगे जाएंगे, जब पता चलेगा कि फेज़ 1 में ये वैक्सीन जो है ये सेफ़ है, तब फेज़ 2 में जो है उसमें हम 750 लोग रिक्रूट करेंगे और इसकी एज लिमिट थोड़ी ज़्यादा है, 12 साल से लेके 65 साल तक। और अब बात करते हैं बेतु के बयान की। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क अपने बयान से एक बार फिर सुर्खियों में हैं। बर्क ने ईद उल जुहा पर मस्जिदों में सामूहिक नमाज अदा करने को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया, जिस पर राजनीति भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि ईद उल जुहा के मौके पर मस्जिदों और ईदगाह में मुस्लिमों की सामूहिक नमाज पर पाबंदी लगाना गलत है, क्योंकि जब देश के सभी मुस्लिम मस्जिदों में नमाज पढ़ेंगे तभी ये मुल्क बचेगा और कोरोना भी भागेगा। कि ये अल्लाह के दरबार में हम अपनी माफ़ी मांगने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ इसी कोरोना के ख़त्म होने के लिए और मुल्क के हालात बेहतर होने के लिए और मुल्क की भलाई के लिए हम लोग दुआ करेंगे और अल्लाह हमारी सुनेगा इंशाअल्लाह। हमें उम्मीद है हम पर इसकी पाबंदी लगाना कि हम नमाज नहीं पढ़ें। सारे मुसलमानों को नमाज पढ़वाइए, जब ये मुल्क बचेगा। बीजेपी को बर्क का बयान बेबुनियाद लगा। इसी बहाने बीजेपी ने कह दिया कि समाजवादी पार्टी की घटिया सोच एक बार फिर सामने आ गई, जिसका कोई मतलब नहीं है, एकदम फालतू की बात कह रहे हैं वो, क्योंकि सब जानते हैं कि ये एक वैश्विक महामारी है कोविड-19 और पूरा विश्व इससे प्रभावित है। लेकिन जब हमने समाजवादी पार्टी का रुख जानना चाहा तो पार्टी किंतु परंतु के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की वकालत करती नजर आई। इंसान जब भी किसी बड़ी मुसीबत में आता है तो वो ऊपर वाले को ही याद करता है। फिर आप चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारें, याद करें तो एक चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है, तो आप कोई भी इबादत पूजा पाठ करें उसमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि सोशल डिस्टेंसिंग हो और जो हिदायतें दी गई हैं कोरोना के हिसाब से उनका पूर्ण पालन। इस मामले में कांग्रेस का रिएक्शन इंटरेस्टिंग रहा। उसने बिना लाग लपेट के एसपी सांसद बर्क को ही नसीहत दे डाली। देखिए, धार्मिक स्थल खोले जा चुके हैं और सामूहिक रूप से कोई भी कार्यक्रम, चाहे वो नमाज का हो चाहे पूजा का हो, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से नहीं हो रहा है और न ही इस वक्त कोरोना काल में ऐसा संभव है। इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। सच ये है कि इस वक्त कोरोना काल में कहीं न कहीं लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की प्रैक्टिस अगर सांसद जी कराएं तो ज्यादा बेहतर। बर्क साहब पहले संसद में वंदे मातरम का विरोध भी जता चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
वहीं देवबंद में भी दारुल उलूम के मोहतमिम मौलाना अब्दुल खालिक मद्रासी ने सीएम योगी से मांग की है कि मुसलमानों के दूसरे सबसे बड़े त्योहार ईद उल अजहा पर ईदगाह में नमाज अदा करने की इजाजत दी जाए। साथ ही कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीद फरोख्त के आदेश भी जारी किए जाए। मांग है, मुतालबा है, वो ये है कि ईदगाह में नमाज़ पढ़ने की सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस मरतबा इजाज़त दी जाए। दूसरा मुतालबा हमारा ये है कि कुर्बानी की व्यवस्था को सुचारू रखा जाए और किया जाए जिस तरीके से पहले साल में सफाई सुथराई का माकूल नज़म किया गया है, ऐसे ही अब के भी किया जाए। अयोध्या में राम मंदिर कैसा बनेगा, उसकी पहली तस्वीर सामने आ गई है। तस्वीर के जरिए राम मंदिर की भव्यता का अंदाजा आसानी से ही लगाया जा सकता है। राम मंदिर में 5 गुंबद होंगे और इमारत 3 मंजिला होगी। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट होगी। 5 अगस्त को पीएम मोदी राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। पहली तस्वीर में दिख रहा ढांचा राम मंदिर का है। राम मंदिर बनने के बाद इसी तरह की भी भव्यता दिखाई देगी, जबकि दूसरी तस्वीर में उन लोगों की तस्वीरें हैं जो राम मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। लालकृष्ण आडवाणी, अमित शाह, मोहन भागवत, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, उमा भारती, उद्धव ठाकरे, कल्याण सिंह, विनय कटियार को भी न्योता दिया जाएगा। इन सबको मिलाकर 50 वीवीआईपी को शिलान्यास में शामिल होने का मौका मिलेगा। राम मंदिर के शिलान्यास की तारीख सामने आने के बाद बीजेपी नेताओं की सक्रियता अयोध्या में बढ़ गई है। आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। अयोध्या में पीएम के दौरे को देखते हुए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सोमवार को दौरा किया है और कार सेवकपुरम में संघ और अयोध्या की मेयर समेत कई लोगों के साथ बैठकें की हैं। माना जा रहा है कि राम मंदिर शिलान्यास की तैयारियों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने चर्चा की होगी, जबकि केशव प्रसाद मौर्य आज अयोध्या का दौरा करेंगे। खबर है कि डिप्टी सीएम अयोध्या में शिलान्यास की तैयारियों को लेकर जायजा लेंगे। इसके लिए करीब 10 बजे वो अयोध्या पहुंच जाएंगे और फिर रामलला के दरबार में जाएंगे और हनुमानगढ़ी के भी दर्शन भी करेंगे। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया है। लखनऊ के वेदांता अस्पताल में लालजी टंडन का निधन हुआ। टंडन के किडनी और लीवर में इन्फेक्शन था। पुत्र आशुतोष टंडन ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। यूपी सरकार में मंत्री हैं आशुतोष टंडन। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, ये दुखद खबर आ रही है, लालजी टंडन अब हमारे बीच में नहीं रहे। जी हाँ, बिल्कुल। उनके जो पुत्र हैं आशुतोष टंडन, उन्होंने 7:04 पर, यानी अब से करीब जो है 13-14 मिनट पहले उन्होंने ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल उनका है उससे ट्वीट किया है। सिर्फ उन्होंने 3 शब्द लिखे हैं कि बाबूजी नहीं रहे, यानी कि लालजी टंडन के वो पुत्र हैं और उन्होंने साफ तौर से इस बात को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि उनका निधन हो गया है। इससे पहले मेदांता लखनऊ में करीब 1.5 महीने से उनका इलाज चल रहा था। मल्टी ऑर्गन फेलियर की जो है बात सामने आ रही है। हालांकि मेदांता लखनऊ ने कल देर शाम में एक हेल्थ बुलेटिन जारी करके उनकी हालत को क्रिटिकल बताया था। उनको कई सारे ऑपरेशन हुए थे और खासतौर से ऑपरेशन के दौरान इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई थी। हालांकि मेदांता जो कि लखनऊ का ही नहीं बल्कि देश का एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ के डॉक्टरों ने अपनी पूरी कोशिश भी की, लेकिन आखिरकार उनको बचाया नहीं जा सका। और कई सारी दिक्कतें उनको एक साथ थी। गुर्दे की भी दिक्कत थी, उनको हार्ट फंक्शन की भी दिक्कत थी, डायलिसिस भी एक साथ में चल रहा था। तो ऐसे में बीच में हालांकि उनकी तबीयत कुछ ठीक हुई थी और लोगों को पहचानने भी लगे थे, लोगों को इशारों में वो बातचीत भी करने लगे थे। लेकिन इन तमाम कवायदों के बीच आखिरकार एक लंबा जो राजनीतिक जो पूरा कैरियर था लालजी टंडन का, लखनऊ में लंबा कैरियर था, लखनऊ में वो बिल्कुल। अलाउद्दीन, जाना यही चाहेंगे आपसे कि किस तरह की राजनीतिक स्मृतियां आपने पीछे छोड़कर गए हैं, क्योंकि बीमार होने से पहले, हॉस्पिटलाइज होने से पहले वो एमपी के राज्यपाल थे। लालजी टंडन देखिए बहुत ही कद्दावर नेता रहे हैं। खासतौर से इमरजेंसी से पहले का उनका कैरियर है और बहुत जमीनी नेता हो रहे हैं।
लखनऊ पूरा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उनके जाने से दुखी ना हो रहा हो। अब हालांकि पुराने लखनऊ में वो रहते हैं, चौक के इलाके से उनका ताल्लुक रहा है और उन्होंने अपना कैरियर जो पूरा शुरू किया था एक पार्षद के तौर पर शुरू किया था और फिर वो न सिर्फ मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार में कई बार कैबिनेट मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी में कई बड़े संगठन में ओहदों पर भी रहे, लखनऊ से वो सांसद भी रहे। अटल बिहारी वाजपेयी के इंतकाल या निधन के बाद उन्होंने तमाम विरासत को संभाला, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जब लखनऊ से सांसद हुआ करते थे और उनका निधन हो गया तो वो जगह फिर लालजी टंडन ने ली। हालांकि अब मौजूदा वक्त में यहाँ से सांसद जो है राजनाथ सिंह हैं, लेकिन इन तमाम कवायदों, इन तमाम विरासतों को उन्होंने संभाला और फिर राज्यपाल के पद पर आसीन थे मौजूदा वक्त में। तो एक पार्षद से लेकर के कॉर्पोरेटर, सिंपली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक कॉर्पोरेटर से लेकर के राज्यपाल तक का उनका अपना जो सफर था वो बहुत लंबा रहा, वो बेहद मिलनसार थे। लालजी टंडन के घर पर जो मनाई जाने वाली होली थी वो न सिर्फ लखनऊ के लोग बल्कि तमाम जो शहर के लोग हो, क्या वो हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, तमाम लोग उनकी होली में शामिल होते थे और उनके जरिए से जो होली मिलन का एक कार्यक्रम होता था वो पूरे शहर को लोग उसको याद रखते थे। तो एक बहुत दुखद खबर है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिहाज से बल्कि मध्य प्रदेश के क्योंकि राज्यपाल और गवर्नर भी रहे हैं, तो ऐसे में वहाँ के भी लिहाज से तो कुल मिलाकर के एक बहुत बड़ी क्षति न सिर्फ इस शहर के लिए, लखनऊ शहर के लिए है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है। तो ऐसे में एक लंबा कैरियर जो रहा है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ लालजी टंडन का, वो सूरज आज खत्म हो गया। बिल्कुल अलाउद्दीन, तो वाकई ये बेहद दुखद खबर है जहां लालजी टंडन के निधन की जानकारी मिल रही है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। फिलहाल रुक रहे हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए।